ऐसे करना कि देखिए ऐसे करके बढ़िया थोड़ा सा उतना पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको मेरिडिया गैंगस्टर के लिए कांग्रेचुलेशन। आपने Thank इस you. फिल्म को बनाने की कब सोची और इसका स्क्रिप्ट आपके पास आया तो फिर कैसे आपने डिसाइड किया कि इसको बनना चाहिए? स्क्रिप्ट नहीं आया था मेरे पास। मैं एक्चुअली गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज होने के बाद दिल्ली गया हुआ था अपने घर, और वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले जिन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मेरठ शहर में हो रखी हैं। तो वो सारे पेपर कटिंग्स मेरे पास आए, मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने बोला चलो लिखते हैं। तो उस टाइम पे मैंने इसको लिखा। लिखने के बाद कभी डिसाइडेड नहीं था कि मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। तो लिखने के बाद एक दो जगह मैं गया डायरेक्टर्स के पास कि इसको आप डायरेक्ट कर लो। तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे, मगर टाइम उनके पास भी नहीं था, वो भी अलग अलग फिल्मों में बिजी थे। उसके बाद फिर हुआ कि चलो मैं ही डायरेक्ट करता हूँ। फिर मेरी लगा शोएब भाई से हुई, फिर शोएब भाई को सुनाया तो शोएब भाई को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोला चलो ठीक है, पूरा जो स्टोरी है वो लेके आओ, फिर चलते हैं। तो पूरी स्टोरी लेके आई। फिर हम लोग शोएब भाई ने मुलाकात करवाई प्रशांत जी से, वहाँ पर हम लोगों ने एक नरेशन रखा, तो सबको पसंद है और इस तरह से फिर ये हो गया कि चलो डायरेक्ट करते हैं खुद ही। तो इसमें स्टार कास्ट को कास्ट करते समय क्या क्या ध्यान रख के सबको कास्ट किया आपने? जब लिख रहा था तो जयदीप और आकाश बहुत पहले से ही दिमाग में थे कि सबसे पहले तो जयदीप ही था, कि जयदीप को मैंने बुलाया, मैंने बोला जयदीप ऐसी ऐसी फिल्म है, तो इसने बोला ठीक है मैं कर रहा हूँ। तो वो वन लाइनर पे ही, चूंकि फ्रेंडशिप भी थी और वन लाइनर भी उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग थी कि जयदीप को बहुत पसंद आई। उसने बोला कि यार लिख लो पूरा, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ फिलहाल, फिर सुना देना। और उसके बाद फिर जयदीप को सुनाया, जयदीप को बहुत पसंद आया। तो एक हिम्मत बढ़ जाती है ना कि एक अच्छे एक्टर को अगर पसंद आ रही है तो पोटेंशियल तो है इसमें। फिर आकाश के साथ भी वासेपुर में काम कर रखा था, तो फिर आकाश को सुनाया। उसके बाद तो फिर ऑडिशन ही चालू हो गए सब। इस फिल्म में आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म को करते समय, और क्या क्या परेशानियां और क्या क्या प्रिपरेशन रहा आपका? नहीं, एक्सपीरियंस की अगर बात करें पिक्चर बनाने में तो कोई परेशानी नहीं आई और बहुत स्मूथली हम लोगों ने इस फिल्म को बनाया है। और मैं समझता हूँ कि इतने आसानी से फिल्म बन जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। और जितने स्टार कास्ट हम लोगों के साथ में इस फिल्म में थे, जो जुड़े हुए थे, जयदीप, आकाश, नुसरत और जतिन, शादाब, चंद्रचूड़, सब लोगों ने साथ दिया पूरा। और पूरी एक टीम बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर से साथ में, और सब दोस्त थे। एज ए एक्टर और एज ए डायरेक्टर वी आर ऑल आर फ्रेंड बेसिकली सेट पर, और एज ए दोस्ती में पिक्चर पूरी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। कहीं कहीं ये सुना गया कि मतलब सेट पे आगे धमकियां भी मिली थी शूट करते समय। हाँ मिली बंद करने की बात कही जा रही थी कि बंद कर दो, शूट नहीं होगा वगैरह वगैरह। ये सब काफी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी ना? काफी तो नहीं कहूँगा, 2-3 बार ऐसा हो गया था मेरठ में। एक बार तो कुछ जिस गांव में हम शूट कर रहे थे वहाँ पे उनको गलतफहमी हो गई थी कि उनके ऊपर कुछ फिल्में बन रही हैं। तो वो 1-2 लोग आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया। मगर वहीं पे गांव के कुछ और भी अच्छे लोग थे, सभ्य लोग थे, जिन्होंने आके रुकवाया भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनको यही शूट करना होता तुम्हारी फैमिली के ऊपर तो यहाँ क्यों शूट करते, दुनिया भर के गाँव पड़े वहाँ कर लेते। एक बार थोड़ा सा गांव वाले एक्साइटेड थे तो शूटिंग देखने के लिए आए, तो किसी की खेत में चढ़ गए, तो खेत खराब हो गई। तो वो ताऊ जो है वो चढ़ गए कि यार मेरी खेत खराब हो गई तुम लोगों से। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती रही, मगर ठीक है, मजा आया हम लोगों को करने में। पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में लग रहा है कि ये काफी फनी और कॉमेडी टाइप का है। संजय मिश्रा जी भी हैं और सारे लोग हैं, और पैसे हाथ में दिख रहे हैं और पीछे पिस्टल भी पड़ी हुई है। तो इसमें क्या मतलब कॉमेडी बेसिस है, नाम मेरिडिया गैंगस्टर है, तो ये किस टाइप से गैंगस्टर टाइप का? देखिए नॉर्मली जब आप फिल्म देखते हैं गैंगस्टर होता है तो बहुत शार्प होता है ना, बहुत शार्प होता है, शूड होता है, बोल्ड तो होते ही हैं गैंगस्टर्स। तो ये भी हैं, ये बोल्ड हैं, शार्प हैं, इम्पल्सिव हैं, मगर प्रोफेशनल नहीं है। तो इनको इम्पल्सिव हैं, तुरंत करने के लिए चल देंगे, मगर आगे पहुंच करके जहाँ पे अटक जाते हैं तो इनको समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ह्यूमर दिखेगा, जो मेरी राइटिंग में कहीं ना कहीं है। आपको वासेपुर में दिखेगा, कोकी कैरेक्टर्स थे वासेपुर में। मैंने खुद उसमें एक प्ले किया था डेफिनेट, तो डेफिनेट, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, इस तरह के जो कैरेक्टर्स थे। तो इसी तरह का नाम मैंने यूज़ किया है वहाँ के लोकल लड़कों का, जिनका कुछ लेना देना नहीं है इस फिल्म से, बट मैंने नाम उठा के यूज़ कर लिया है। ये कहीं मेरिडिया मतलब मेरिट का कुछ रियल बेस पे आधारित है? इंसिडेंट्स रियल है वहाँ के, जो मीडिया प्रूफ से मुझे मिले थे, जो मैंने आपको बताया भी कि मैंने जो पेपर के थ्रू गया, बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स थे, तो उसको लेकर के फिर एक कहानी लिखी। तो इसके ऊपर कुछ प्रशासनिक आपको फिर दबाव या फिर कुछ ऐसा कि इस पे क्यों मूवी बना रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा किसी का दबाव, क्योंकि कहानी किसी की ऑटोबायोग्राफी या डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है मैंने। तो न्यूज़ तो दुनिया भर की हर जगह आती है, तो मैंने वो न्यूज़ कलेक्ट करके फिल्म बनाई है, जिसमें किसी भी रियल आदमी का नाम नहीं यूज़ किया है मैंने। और इसमें संगीत की बात करें तो किस तरह की संगीत, गाने वाने हैं या नहीं? गाने हैं, बिल्कुल हैं। गाने उसी जोन के हैं, जैसे मेरठ के जो फोक टाइप के भी कुछ गाने थोड़े
अलग भी हैं। डिपेंड करता है ये कहानी मेरठ से होते हुए नोएडा भी जाती है, तो नोएडा जब आप पहुँचते हो तो बहुत ही कल्चर अलग हो जाता है। नोएडा में आज क्लब भी है, डेस्क भी है, हर कुछ है। तो जब मेरठ से नोएडा पहुँचते हैं तो गाने का जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। सर आप बताइए कुछ इस फिल्म के एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। इस फिल्म को बेसिकली जब मैं जिशान से बात की थी ये फिल्म करनी है, मेरे दिमाग में फर्स्ट डे से ये था कि अगर फिल्म करेंगे तो किसी अच्छे बड़े स्टार को लेकर फिल्म करेंगे। बट जब जिशान ने ये कहानी सुनाई और कहानी के साथ में जब करेक्टर्स के इसने जो उसमें नाम लिखे थे, जैसे राहुल चैलेंजर और संजय फॉर्नर, तो वो करेक्टर सुन के और जब कहानी सुनने के बाद फिर मुझे लगा नहीं यार, इसमें ये फिल्म जो है ये स्टार के लिए नहीं है, ये अच्छे एक्टर्स के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी। और जिशान ने शुरू में मेरा और जिशान की काफ़ी इसमें रहता था कि इसमें यार कोई एक आध फेस ले लेते हैं, कोई अच्छा फेस ले लेते हैं। तो जिशान ने वो समझाया भाईजान इसमें फेस की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बहुत अच्छे एक्टर्स चाहिए। कहानी में दम है तो कहानी में एक अच्छे एक्टर्स इस कहानी को पूरा प्रो सकते हैं और जो इसको मन लगा के और पूरी फिल्म हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे एक अच्छे एक्टर्स के साथ में। तो मैंने समझ में आया और जिनसे हम लोगों को मुलाकात की, सारी जयदीप से, इन दो लड़कों से जब मिला मैं इस कहानी को लेकर, तो दे सब लोग सब एक्साइटेड इस फिल्म को करने के लिए। तो मेरा भी लाइक वो एक हौसला बढ़ा, मैं चलो ठीक है यार ये लड़के हैं और सबको सब एक्साइटेड हैं इस फिल्म को करने के लिए। तो देखते हैं आगे। जैसा कि सर ने बताया कि नाम काफ़ी यूनिक आपने रखा है, तो ये कहाँ से माइंड में आया कि ऐसे ऐसे नाम रखना चाहिए, क्योंकि नाम सुनते ही हंसी आ जाए और कहीं से कोई गैंगस्टर भी नहीं लगते। हाँ, एक्चुअली मैं जब वहाँ पर मेरठ में पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी। एक दो फ्रेंड्स थे मेरे वहाँ पे, जिसमें संजय फॉर्नर जो है मेरे बड़े ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं उधर के। तो उनका नाम मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट करता था हमेशा, कि बड़े भी हैं मुझसे 5-7 साल। तो मैं हमेशा बोलते थे संजय भाई आपका ये संजय फॉर्नर क्या नाम है। भले यार जब मैं पैदा हुआ तो ना जो मेरे बालों का जो कलर है वो इतना अंग्रेज़ की तरह था कि, और आंख भूरी थी, तो लोग मुझे फॉरनर बोलना शुरू कर दिया और साला मैं तो मैट्रिक फेल हूँ। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो मुझे याद रह गई, बहुत अट्रैक्ट करता। मुझे लगता था ये सब स्क्रीन पे आएंगे तो ये लार्जर देन लाइफ वाला नाम है, जो कैरेक्टर पे बिल्कुल भी नहीं जाता फिर भी नाम वही है। तो वो सब नाम निकाल के रखे थे मैंने कि कभी इस तरह की फिल्म अगर आई तो बिल्कुल डालूंगा ये नाम। तो ऐसे हुआ इन सारे नामों का मिलन। पहले से डिसाइड था कि अपने फ्रेंडों के नाम ही इस फिल्म में डालेंगे कि स्क्रिप्ट लिखते समय। फ्रेंड्स के जरूरी नहीं कि सारे फ्रेंड हो, जैसे राहुल चैलेंजर जो फ्रेंड नहीं है, बट मुझे नाम वहाँ पर दोस्तों के मुंह से सुनने को मिला कि अरे चैलेंजर आया क्या, तो मैंने चैलेंजर, तो बोला हाँ वो राहुल चैलेंजर नाम है उसका, हर चीज़ में सबको चैलेंज ही कर देता, तो उसका नाम ही राहुल चैलेंजर है। तो आपको जब आप एक जर्नी पे होते तो लाइफ में आपको बहुत सारे नाम इस तरह के मिलते हैं। तो राइटर हूँ तो दिमाग में रह जाता है कि यार ये यूज़ किया जाए। आज प्रेजेंट टाइम में काफी बायोपिक फिल्म बन रही है, अगर इन फ्यूचर आपको बनाने का मौका मिला तो किस पे बनाना चाहेंगे? बायोपिक अभी इतना तो नहीं सोचा कि इन फ्यूचर किस बनाना पड़े तो किस पे बनाना किस पे सोचूंगा। मगर हाँ, आज भी मैं जो फिल्में बनाता हूँ, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी जो मैंने लिखी थी, या मेरठिया गैंगस्टर, या जो मेरी नेक्स्ट फिल्म होगी, वो इतना पता है कि रियल इंसिडेंट से बेस्ड होगी, वो जुड़ी हुई होगी, रियल इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड होगी। थोड़ा फिक्शन को मैं एक हाथ दूर रखता हूँ, तो रियलिटी को ज्यादा करीब रखता हूँ कि इस तरह जैसे बॉलीवुड का ट्रेड चला हुआ है बायोपिक का, इससे आप अलग हटके ही बनाएंगे, जस्ट लाइक गैंग ऑफ वासेपुर, ये मेरठिया गैंगस्टर। हाँ, अभी एक बायोपिक कर रहा हूँ, जैसे मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सरबजीत, तो वो भी बायोपिक है बट इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ रियल स्टोरी है। ठीक है, इस फिल्म के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर अब इस फिल्म के लिए तो पहले आपको बेस्ट ऑफ लक और विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा कि नाम है मेरठिया गैंगस्टर, इस फिल्म को आपके पास जब सर आए ये लेके, तो आपको कितना एक्साइटमेंट हुआ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला, और बट इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सो मच फॉर द विशेज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी जैसे बता रहे थे जिशान के, मैं जब पहली बार ये स्क्रिप्ट का मुझे एक नरेशन मिला, बहुत ही वन लाइनर टाइप, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। और मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से जिशान को जानता हूँ, तो मैं उसकी राइटिंग का बहुत पहले से कायल हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होता ना कि आपको कैच करने वाले होते हैं, चाहे वो 2 सीन का कैरेक्टर हो, चाहे वो 4 सीन का। तो बजाय बिसाइड्स के हम दोस्त थे वो अलग बात है, बट उसके साथ साथ जो प्रोफेशनली जो वो काम कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब पहली बार सुना गया मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और इनके दिमाग में था, इन्होंने मुझे उस वक्त नहीं बताया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, तो बहुत सही जा रहा है, तुम बताओ। अब मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे वो थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट के बारे में पहले से जानकारी, छोटे शहरों के जो कॉलेज होते हैं उनके स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है, और जिस तरह से वो मुश्किलें देखते हैं और फिर उनमें से भी अपने तरीके का हल निकालते हैं। तो
इस तरह से ऑन बोर्ड हुआ। एक दिन अचानक से ने बोला कि ये है, अब ये फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया है तो करेगा। मैंने कहा अरे क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी पूछने, क्योंकि 3-4 ड्राफ्ट और 3-4 तरह के उनके वो सुन चुका था मैं, तो वो बहुत ही कैची था सब कुछ। तो मैंने कहा ज़रूर, लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा साहब आपसे बात करें तो इनको ही क्यों डिसाइड किया आपने कि हाँ ये इन पे ही पेश होनी चाहिए और इनको ही लेना चाहिए? एक तो वासीपुर का एक्सपीरियंस इनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा हुआ था, वो तो दूसरा कि मैं इतना अच्छा एक्टर फिर कहाँ से ढूंढ के लाऊं, बहुत कम है ना। तो अगर जब मेरे घर में ही है तो मैं चुना के पहले इनको ही अंदर करूंगा ना, तो इसलिए इनको चुना। और ये मतलब बिल्कुल कैरेक्टर पे जा रहे थे। जो एक कैरेक्टर है इनका निखिल चौधरी, जो गैंग के चौधरी हैं, जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वो बॉडी लैंग्वेज से लेके परफॉर्मेंस लेके हर कुछ में मेरे को लग रहा था कि भाई यही है, बस ले लो अभी, इनको तुरंत अंदर करो, ये लगते हैं गैंग के चौधरी। आपके कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में आपका? अभी जैसे बताया जिशान ने कि एक 6 दोस्तों की कहानी, तो भी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए तो उसमें अभी ये कह रहे थे कि गैंग का चौधरी है। वो चौधरी जो होता है ना कि एक छोटे शहरों में एक दोस्तों का ग्रुप होता है, एक अनकहा सा चौधरी होता है। वो अपनी तरफ से फोर्स नहीं करता आपको कि मुझे बड़ा मानो यार, बट कुछ दोस्तों में होता है कि यार हाँ, ये उस भाई की बात सुन लेते हैं, निखिल जो बोलेगा वो कर लेंगे, वो वाला एक अनकहा सा होता है। तो उस तरह का कैरेक्टर है। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना अभी तक का जितनी भी फिल्में रही हैं, चाहे वो वसीपुर हो या फिर विश्वरूपम हो, कमांडो हो, गब्बर हो, सब में जो कैरेक्टर्स लगे हैं वो मिले हैं या जो किए हैं वो हमेशा ही थोड़े से ओवर पावरिंग होते थे, जो थोड़ा सा जिसका स्टेचर बड़ा है, जिसका वो उस तरह के कैरेक्टर्स थे। लेकिन यहाँ निखिल चौधरी के मामले में एक इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बावजूद इसके कि वो गैंग का चौधरी है, उसके बावजूद वो अपने आप को उस गैंग से अलग करके या उसको ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करता है। सब दोस्त हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब फाइनल कुछ शब्द का एक डिसीजन का एक टाइम आता है तो लोग दोस्त जो हैं अपनी तरफ से, निखिल नहीं बोलता है, ये उनके दोस्तों का वो है कि यार भाई निखिल भाई बोलो ना ऐसा कुछ, या ये कर दें क्या, ये ऐसा, हाँ कर दो, दोस्ती यारी में तुम करो, तुम जो भी करोगे मैं बैकअप करूँगा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ या फिर तो कहते चैलेंज ये था कि डायरेक्ट कॉमेडी सेक्टर में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना कॉमेडी करना कितना आसान रहा आपको? और comedy मुझे लगता है वो काफी राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। निखिल चौधरी जो कैरेक्टर लिखा गया है या बाकी जिनका भी कैरेक्टर लिखा गया वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मेरा ये मानना है जनक कि अगर कोई भी कैरेक्टर या उसके डायलॉग्स या उसका सीन्स एक राइटर अच्छा लिख देता है ना, तो 70% काम खत्म हो जाता है एक्टर के लिए। अगर वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो लिखा ही बहुत फ्लैट गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको इंटरेस्टिंग बनाने में या लोगों तक पहुंचाने में। तो मुझे लगा जितने कैरेक्टर्स लिखे गए थे वो इतने इंटरेस्टिंग थे अपने आप में कि आपको उस पर थोड़ा सा अपने डायरेक्टर के ऊपर भरोसा करके, थोड़ा सा उस राइटिंग पे भरोसा करके आपको सिर्फ अपने आप को उसमें छोड़ना है। तो लेट गो वाली सिचुएशन है कि अच्छा अभी तक मैंने ये सब किया है जहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शाहिद खान टाइप के आई सी थ्रू यू काइंड ऑफ सिचुएशन, बट ये वो थोड़ा सा है कि अरे ठीक है देख ले कोई दिक्कत। तो उसमें फन भी है, उनका अपना फनी जोन है। वो सब हो सकता है आपके लिए फन ना हो, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा फनी सिचुएशन होती है। तो वो थोड़े से क्रीपी हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हटके हैं उन सब के साथ। इस फिल्म में आपके ऊपर कोई गाना भी फिल्माया गया है? मुझे लगता नहीं इस फिल्म में किसी के ऊपर कोई गाना फिल्माया गया है। पूरी पूरी फिल्म को लेके ही गाने हैं। अच्छा। फिल्म की कहानी को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके। हमारी जो फिल्म की जो लीड हीरोइन है नुसरत जी, उनके ऊपर एक गाना है, राज साहब ने गाया, बहुत अच्छा है और वो बहुत खूबसूरत लग रही है उसमें, माशाल्लाह वो हैं। तो वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही है, पूरी फिल्म में ही लग रही है। बट मेरा उनके साथ थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और आपको इन फ्यूचर अगर किसी पे अपने आप को बायोपिक के रूप में देखना पड़े तो किसके रूप? मैं जाऊंगा, जिशान बोलेगा मेरे ऊपर बायोपिक। जिशान सच्ची बायोपिक मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई बना सकता, बिकॉज़ ही नोज मी। एज ए बनाएंगे, बट आप किसके ऊपर पर्टिकुलर करना चाहते हैं? मैं हाँ, एज ए कौन मैं पर्सन होगा? एक तो मतलब अभी बन चुकी है, उदिशु भाई बना चुके हैं और
इरफान भाई ने मतलब पान सिंह तोमर जो किया है वो बहुत अलग है। बट पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद ही कोई ढूंढूंगा कोई अच्छा सा कोई बायोपिक। अभी माइंड में नहीं है? नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं। एक दो चीज़ें हैं बट वो अभी उतनी स्ट्रॉन्ग और मुझे लॉजिकल नहीं लग रही। बट देखते हैं, अगर ये सोचेगा, जरूर सोचेगा ऐसा कुछ। ये पढ़ता रहता है, वो अनुराग सर वाली बात है कि ये मनोहर कहानियां पढ़ता रहता है, तो वहाँ से किससे निकाल लेता है कुछ न कुछ। अभी आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो और किसमें देखने को? मैं रईस कर रहा हूँ अभी, राहुल ढोलकिया जी की फिल्म है, वो शाहरुख सर और नवाज भाई हैं उसमें। और उसके अलावा एक दो प्रोजेक्ट और हैं जो अभी शुरू करूँगा मैं उसको अगली अक्टूबर एंड में। तो लेट्स सी। सर आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो और कोई? बहुत टाइम है सर, मैं भी बहुत टाइम है, बहुत आलसी आदमी हूँ। पहले से ही काम मांग रहे हैं। ये कि बहुत जल्दी में नहीं करना है कुछ काम, बहुत सोच समझ के उठाता हूँ कि हाँ ये एज अ डायरेक्टर बहुत सोच समझ उठाता हूँ कि हाँ ये फिर जैसे बातों में अब देखिए क्या कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मैं बंद मुट्ठी नहीं हूँ, लोगों को मालूम है क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन लोगों की होगी इस फिल्म के बाद, बट वो प्रेशर नहीं रहता मेरे पे कभी भी कि आपको एक्सपेक्टेशन है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सॉरी, मैं उसके लिए फिल्म नहीं बनाता, मैं सिर्फ अपने लिए फिल्म बनाता हूँ। मुझे मजा आएगा तो मैं बनाऊंगा, बट अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है दिमाग में। कुछ आएगा तो बिल्कुल उस पर वर्क करूंगा। और बॉलीवुड का कहीं कहीं ट्रेंड बदल गया, बॉक्स ऑफिस को देख के लोग हिट मानते हैं, क्या ये नजरिया सही है? दोनों 100 करोड़ क्लब था, 200 फिर 300 400 500, अभी तो नहीं, तो वो तो फिल्में भी महंगी होती हैं। फिर जो 100 करोड़ के क्लब पे जो फिल्में हैं, आप उनकी मेकिंग देखिए कितने बनती है, उनके पीने पे देखिए आप कितना पैसा लगता है। हमारी मेकिंग देखिए, हमारा प्रमोशन देखिए कितने पे बनता है। तो हमारा रीच भी होती है ना, हमें कितना थिएटर मिलता है ये भी तो फिर डिपेंड है ना। जो फिल्में 100 करोड़ क्लब कर रही हैं वो फिल्में 3000 स्क्रीन से नीचे में रिलीज नहीं होती, तो 100 करोड़ करना उनके लिए ठीक है। तो आप वैसे अगर रेशियो निकाल के एवरेज अगर निकाल के देखिएगा तो वासीपुर 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, उसने कितना पैसा कमाया था, आप कंपेयर कीजिए। तो वो थोड़ा डिफरेंट है। और एक और चीज बताता हूँ आपको कि ये फिल्म जो आप बोल रहे थे कि बड़े हंस रहे हैं, पैसा निकल रहा है और संजय मिश्रा है और बंदूकें भी, और ये फिल्म कॉमेडी नहीं है सर, आपको डिफरेंस समझना होगा। कॉमेडी फिल्मों का मैं खुद बहुत शौकीन रहा हूँ, जैसे अंदाज अपना अपना होगी या गोलमाल होगी, बट ये कॉमेडी नहीं है। ये एक सिचुएशन पे लोग फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, आप फंसोगे आप जानो। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर वाले चक्कर है कि लोग फंस रहे, लोगों की हालत खराब है। सस्पेंस भी इसमें छुपा हुआ है, थ्रिलर है, बहुत तगड़ा थ्रिलर है, मगर आपको हंसी आ रही है। वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं, आपको पहले ही बोला, ये एक लाइन की बात है कि वो अनप्रोफेशनल है, उनको पता नहीं कि करना क्या है। अगर पता ही होता तो करके सब कुछ निकल जाते, बट जहां पे वो अटकते हैं वहां पे आपको हंसी आने शुरू हो जाती है, क्योंकि आज दुनिया हंसती किस पे है? जो फंसते हैं उन पे हंसना शुरू, जो फेलियर उन पे हंसना शुरू, सक्सेसफुल पे थोड़ी कोई हंसता है। तो ये हंसी वहां आती है और सिचुएशन बिल्कुल रियल है। ऐसा नहीं है कि मैंने खास के कुछ कॉमेडी डाली है कि यार कॉमेडी करते हैं इसको कुछ, तो कॉमेडी नहीं है। वो एक गैंगस्टर, रियल गैंगस्टर्स है जो मतलब सो कॉल्ड गैंगस्टर्स की मुझे बनना है, वो उनकी कहानी है। वो बनने के चक्कर में तो एक बने बनाए हैं और एक बनने में फर्क हो जाता है ना। जी बिल्कुल। अब प्रेजेंट टाइम में काफी लेडी बेस्ड फिल्में बन रही हैं, तो फिर इन फ्यूचर आप भी लेडी बेस्ड फिल्म बनाएंगे आजकल? इन फ्यूचर तो सर मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता है। मैं उसमें भी मतलब मैं बता रहा हूँ, मेकओवर क्लीन शेव करा करके बिल्कुल जो मेकओवर करके गुड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम हॉलीवुड एंड ऑल। या थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा और करते टाइम आपको क्या क्या मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ी और कितना अच्छा? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। 6 लोग थे, हमारी एक फैमिली थी और पता ही नहीं चला कब फिल्म ख़त्म हो गई, कब शुरू हुई थी। उसके अलावा सबसे अच्छा ये चीज़ था कि प्रिपरेशन मेरे को इतना कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब मैं खुद जयदीप भाई, हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वो लैंग्वेज हमारे पास थी वो पहले से ना, एक जो होता है। बट हाँ, हमारी जो भी प्रिपरेशन थी वो सब हटा दी थी, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर है जिशान कादरी वो जो था उसने कभी भी हम लोगों को जो साइड्स मिलती है डायलॉग की वो नहीं दी थी। तो हमेशा जब हम लोग सेट पे जाते थे तो हम पूछते थे हाँ क्या आज सीन क्या होने वाला है, तो पता नहीं होता था क्या सीन होने वाला है। जब हम लोग सेट पे ऑन लोकेशन हम लोग पहुंच जाते थे, उस वक्त पे हमारे बीच में ही होता था कि अच्छा ये कैरेक्टर है तो इसका तुमको ये वाला करना है, तुम ये बोल देना, तुम वो बोल देना। उसके बाद बस चलता था मामला। आपसे बात करें तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितना अच्छा लगा आपको ये? थैंकफुली जब तक मैं आई थी तो 10 दिन ये लोग शूट कर चुके थे,
तो ये और जीशान और पूरा टीम समझ गए थे कि कैसे करना है. सो बाय द टाइम आई केम चीज़ें सेट थी. मतलब मैं इतनी लॉस्ट नहीं थी जितने ये लोग थे बिगनिंग में. मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया था. एंड मुझे कोई वर्कशॉप इन द सेंस कि हमने वर्कशॉप की थी, बट पर से जो इनको लैंग्वेज और टोन लाना था वो मेरे कैरेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं था. सो मैं थोड़ा सा बच गई वहाँ, क्योंकि ये मुश्किल होता है मेरे लिए करना. तो मेरेडिया गैंगस्टर ऐसे लड़कों पे बेस्ड है, तो उसमें आपका कैरेक्टर के बारे अरे में क्या है? अरे जैसे आप देख रहे हो लेडी गुंडी है ये। कि जैसे आप देख रहे हो कि मैं जैसे ही खड़ी हो गई ये दोनों बैठ गए इंटरव्यू में ही. औकात ही नहीं है, खड़ा होने की औकात ही नहीं थी सामने, मतलब ऐसा वाला कैरेक्टर. तो ऐसा ही कुछ है, इसी टाइप का कुछ. अब मैं बता दूंगी तो पॉइंट क्या है, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना कि हाँ ये क्या कर रही है इस फिल्म में, देखे तो सही. नहीं, आप पोस्टर देखें ना, आप पोस्टर में एक चेहरा ऐसा है बस पूरे पोस्टर में जो गन लेके खड़ा है, एक लेडी वो गन लेके खड़ी है. तो मतलब वो गन लेके मतलब फिल्म में होंगी नहीं होंगी, लिटरली इतनी बड़ी गन लेके होंगी या नहीं होंगी, लेकिन वो अपनी जो जबान और अपने अंदाज से जो गोलियां चलाती हैं फिल्म में वो बेहतरीन है. एक डायलॉग भी आता है उसमें, अगर आप फिल्म में देखेंगे कि आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं. तो चाय जो होता है हम लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़कियों का काम है, लेकिन बंदूक चलाना जो है वो इस फिल्म में आपको दिखेगा. चाय चलाना इनका, चाय बनाना इनका काम नहीं है. दिमाग भी बहुत चलाती हैं फिल्म में, काफ़ी दिमाग चलाती हैं. और वो जनरली जैसे होता है कि खुराफाती थोड़ा सा है दिमाग इनका फिल्म में. वो नेचुरली है मेरा. सो अच्छा है कि हाँ, कहीं तो मतलब यूज कर दिया है वही किसी देख के तो कास्टिंग वही होती है ना देख कि के मतलब कि casting. ऑलरेडी कि ऑलरेडी इसका जोन है. विलेनियस थिंग इनसाइड यू. यस ये अरे आई एम विलेन, फॉरगेट हीरो. डेफिनेटली विलेन. कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आप कोई चीज है कि जो इसमें है ना कि हीरो भी है विलन भी, तो हीरो शायद सबका मिक्स हो गया है, सबका मिक्स. मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि राइटिंग इतनी इंटरेस्टिंग थी ना सब कैरेक्टर्स की, और सब कभी भी आपको फिल्म में ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये कैरेक्टर लंबा है, ये छोटा है. यार कहानी में जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही है. वो एकदम एप्ट, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको लगेगा कि हाँ ये सही है इसी का. और जिस तरह से वो नरेशन है, जिस तरह से उस कहानी को दिखाया गया है, या जिस तरह से जो शॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह से लेंसेज इस्तेमाल किए गए हैं, टेक्निक जो इस्तेमाल की गई शूट करने की, वो भी बहुत ही अलहदा है. मतलब आपको लगेगा कि वाह ये कुछ अलग था. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छो को आप अपने से कंट्रोल कर रहे हो, आप ही सबकी मेन हेड हो, ये लोग अलग से? नहीं इतना भी नहीं है. मतलब एक ही पोस्टर में आ गई हूँ, बाकी तो ये है. ऐसा नहीं है. तो एक जैसे कि गैंगस्टर है, कॉमेडी बेस्ड गैंगस्टर है या फिर रियल में गैंगस्टर? आई थिंक ये कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की गई है. जैसे 6 कैरेक्टर्स है वो है इतने मजेदार, इंटरेस्टिंग खुद ही की लाइफ में कि वो जैसे है उसे देख के हमें मजा आता है देखने को. तो वो थोड़ा एक कॉमेडी एलिमेंट हो जाता है, बट दे आर नॉट, इट्स नॉट अ रियली कॉमिक राइटिंग. आई थिंक दे जस्ट जैसे है वैसे, और वो उनमें उनको देखने को बहुत मजा आता है. सो आई लव, लाइक मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर बोल दूं, बुरा नहीं मानोगे ना? बोलो, हम क्यों बुरा मानेंगे, तुम्हारा फेवरेट है ना. तुम्हें पता है कौन है, बताओ. नहीं पहले तुम गेस करो फिर. अच्छा तो ये बता देना कि सही गेस किया कि नहीं. हाँ मतलब संजय फॉरेनर है. सही था? नहीं ना, हमें लगा था, हमें लगा गगन का कैरेक्टर था. हमको लगा शिट यार, मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है. मुझे वो But- बहुत बट हमारा एक गैंग में जो एक लड़का है वंश भारद्वाज, जिन्होंने इसमें काम किया, तो वो जब भी, जैसे हमारा गैंग कभी अधूरा नहीं रहा ना, 6 के 6 एक साथ होते थे, बट एक कभी गायब होता था. तो वो कहाँ होता था? नोएडा में. और नोएडा में कौन रहते थे? मैडम. तो इन्होंने यही चीज की है कि बंटवारा हमारा जो है यहाँ से शुरू हुआ है. तो मजनू जो है वो लड़की के पीछे भागेगा. अच्छा, तो वो ये है. तो कहीं वो भी इसमें उसका फाइटिंग का कोई ऐसा तो है कारण तो नहीं दिखेगा? फाइटिंग नहीं, कभी लड़के लोग कभी लड़की के पीछे लड़ते नहीं. मैं ये कह रहा था कि उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिल्म की इन लोगों की जो दोस्ती है ना, वो किसी अलग लेवल पे है. मतलब वो मुझे लगता है कि कोई भी बड़ी चीज़ उसको तोड़ नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो. उसमें मनमुटाव होना एक अलग बात होती है, लेकिन रिश्ता खराब हो जाना, ये इन दोस्तों के बीच में वो कभी होता नहीं है. झगड़े हो सकते हैं, वो अलग बात है. और जहाँ तक आप बोले, ज़्यादा कह रहे थे कि कॉमिक उसके बात है, जिशान ने बताया कॉमेडी आपके लिए है, इनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है. ऐसा कुछ है कि आप रोड पे चल रहे हो और कोई फिसल के गिर जाए तो 4 लोग हंसी देंगे, लेकिन वो गिरने वाला जो गिरा है उसके मतलब तशरीफ पे जो चोट लगी है वो उसके लिए कॉमेडी नहीं है. तो सेम इनके लिए इन लोगों की इसमें ऐसे भी है कि अगर केले को आप देखते हैं, केला रखा हुआ है कहीं पर, छिलका पड़ा हुआ है, और आप जाते हैं और आप उस पर फिसल जाते हैं, तो एक तो ये कॉमेडी हो गई. एक केला है
छिलका पड़ा है, आप जा रहे हैं और आप उससे नहीं फिसले, आप आगे जाके जो है गड्ढे में गिर गए। अब ये सिचुएशन Off timing हो सकता तो है। ये चीजें हैं इसके अंदर। तो जहां आपको लगेगा कि यहाँ कुछ होने वाला है, वहां नहीं होगा, कुछ और होगा। तो जैसा कि मेरठ के गांव में ये शूट हुआ है, तो कितनी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी इस शूट करते समय? नहीं एक तो थी ऐसे मत बोलो, एक थी भले आपके लेवल से कम थी बट एक थी। हमने एक पार्टी सीक्वेंस शूट किया था। अब कहाँ किया था वो? मेरठ में ही किया था ना? हाँ मेरठ में ही किया था। एंड पार्टी थी तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रास थे और जो भी लोग थे, तो मैं ऐसे एंटर की कि हाँ पार्टी है, और देखो तो 150 सिर्फ लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं है मुझे छोड़ के। अब ये कौन सी पार्टी है, ये कहाँ आ गई हूँ मैं? और मुझे पहली बार एक्चुअली डर लगा है कि अच्छा पूरी रात यहाँ मैं नहीं शूट कर सकती हूँ, मेरा जल्दी खत्म करो, घर भेजो। तो वो थोड़ा सा वियर्ड था मेरे लिए, टू बी द ओनली ये लोग साथ में नहीं थे क्या? ऑफ कोर्स इनको छोड़ा ही नहीं था। एक यहाँ जितने हाथ पैर दिखे थे सबको साथ लेके चली थी। मुझे लगता है वैसे ही घबरा गई, ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, बट क्योंकि बहुत लड़कियां बहुत कम थी उस पार्टी सीक्वेंस में भी, क्योंकि नहीं सिचुएशन ये थी कि पार्टी में भी लड़कियां थी नहीं, उतनी नहीं चाहिए हमें। तो हमें पार्टी में जितनी लड़कियां चाहिए वो भी बहुत ही मिनिमम है। तो उनमें से एक कैरेक्टर ये है, दो और हैं, तो वो पार्टी टिपिकल पार्टी नहीं है, वो इनकी कहानी की पार्टी है। तो वहाँ लड़कियां वैसे ही कम है, तो वो बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये खुद भी बहुत इस मामले में। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था कि मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में लेडी बेस्ड फिल्में काफी बन रही, तो आपको इन फ्यूचर करना पड़े तो किस पे करोगे आप? मैं जो बायोपिक इनको पूछा था आपने, हाय मैंने वही सोचा, मैंने कहा मुझे करना होगा तो मैं किसका नाम लूंगी। बट आई डोंट नो मुझे अब कितना कर पाऊँ या कितना ये है तो पता नहीं। आई एम सेइंग वेरी बिग नेम, बट मुझे मधुबाला की बायोपिक करने का बहुत ऐसे इंटरेस्ट था बिगनिंग से, बट आई डोंट नो, आई जस्ट लव हर स्टोरी अ लॉट। मुझे लगता है ये मेनका जी की भी बायोपिक कर सकते हैं। नहीं गांधी ऐसा कुछ नहीं, इंदिरा जी नहीं राहुल यादव सर मुझे मौका मिले तो मैं गालिब साहब को करना चाहूँगा, क्योंकि गालिब साहब का क्या होता है कि एक जर्नी है पूरी ना, कि जवानी से लेकर और बुढ़ापे तक की। तो एक एक्टर को वही चीज़ें चाहिए होती हैं कि करने को। मैं थिएटर से बिलोंग किया है मैंने, तो मैं हमेशा हमारा ये होता था कि यार कुछ कैरेक्टर ऐसा करे जिसमें करने को कुछ मिले। तो एक तो अपनी एज को करोगे आप तो एक नॉर्मल आपका चलता रहेगा, एक होता है कि आप जवानी से लेकर, आप देखा है आपने गालिब साहब को, तो उनकी जो पूरी एक जर्नी रही है वो करने में बड़ा मजा। गालिब की जब बात की आप, तो उनके अंदाज में एक शायरी अगर अरे बाप रे, मतलब ये जरूर सुनाए। गालिब साहब के तो बहुत सारे शेर हैं खैर, बट एक वो जो पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठकर, या कोई वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सर। तो लाइन और भी है ना कि ऐसा बता जगह जहाँ खुदा ना हो। हाँ वही चीज़ मैंने बोला कि पीने दे शराब मस्जिद में बैठ के, या ऐसी जगह बता जहाँ खुदा। चलिए ठीक है सर, फॉर द फिल्म कांग्रेचुलेशन, आप सुपर हिट हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।